आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 4 देखने वाले, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 4 के बाद में 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितना पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को, तो इसमें दिया हुआ कि विभव मापी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए सुग्राहिता का मतलब होता है, सुग्राहिता का मतलब होता है, या सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से काम करे। हम लोग विभव मापी जो होता है, विभव मापी का अगर बनावट देखेंगे तो विभव मापी का बनावट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, मीटर लगा रहता है, इस पर इंडिकेटर लगा रहता है, और ये क्या होता है, मापता है, इधर से उधर जाता है, ये इधर से उधर मूव करता है। तो ऐसा सुग्राहिता का मतलब हो कि ये इतना तेज इधर ना भागे कि एक ही बजा के टकरा के टूट जाए, ये आराम से इधर से उधर जाए। जो भी इसमें इंडिकेटर आता है कि कितना एम्पियर को माप रहा है या कितना वोल्टेज को माप रहा है, तो ये इसमें सुग्राहिता एक उत्पन्न होना चाहिए, इसमें रुकावट उत्पन्न होना चाहिए। तो ये इसका सुग्राहिता कैसे बढ़ता है, तो उसके तार की लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है। उसके इसलिए कि जो विभव मापी होता है टोटली वो किस पर डिपेंड करता है, तो विभव मापी का जो अनुपात होता है, दो विभवांतर को लेते हैं कि बैटरी का V1/E1/E2 बराबर हम लोग देखे थे L1/L2 होता है। ये टोटली लंबाई पर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी लंबाई बढ़ाने से इसका सुग्राहिता क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका लेंथ अगर वायर का क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसका सुग्राहिता बढ़ता है, यही ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चीज को, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन पहले से भी ये सब पूछा हुआ है, फिर दोबारा भी पूछा हुआ है, तो ये सब बहुत बार आता भी है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखना है। क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत संबंधित किरचॉफ जो नियम होता है, किरचॉफ का दो नियम दिया जाता है, किरचॉफ का दो नियम दिया जाता है। तो इसको दोनों नियम बताए भी थे। एक होता है किरचॉफ का पहला नियम होता है, वो धारा के लिए होता है। किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है, तो पहला नियम जो होता है, पहला नियम ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे मतलब मान लो कि इधर से कुछ धारा आ रहा है, इधर से कुछ धारा आ रहा है, कुछ इधर धारा निकल रहा है, कुछ धारा इस पॉइंट पे आ रहा है, कुछ निकल रहा है। मतलब कि I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, और I3 निकल रहा है, I4 भी निकल रहा है, और I5 भी निकल रहा है। तो यहाँ पे कुल धाराओं का योग कितना होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का पहला नियम कहता है कुल धाराओं का योगफल कितना होता है, शून्य होता है। तो कुल धारा का अगर बात करते हैं, कुल धारा का योगफल अगर शून्य होता है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग किसी एक को पॉजिटिव मानते हैं। कहने का मतलब जो अगर इंटर आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो जो बाहर जाएगा, यहाँ पे I2 है, तो जो बाहर जाएगा उसको निगेटिव लेना पड़ेगा, ये सब माइनस में लिखाएगा, और कुल धाराओं का यहाँ पर योग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यही कहते हैं हम लोग किरचॉफ का पहला नियम। और ये किस पर आधारित होता है, कि आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वो किस पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। आवेश के संरक्षण पे ये आधारित होता है, संरक्षण पे आधारित होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद लूप के अंदर कुल जो विभवांतर उत्पन्न होता है, कुल जो विभवांतर होता है सभी बिंदुओं के बीच में, वो शून्य के बराबर होता है। दूसरा नियम जो डिपेंड करता है वो एक बंद लूप के अंदर लागू होता है। मान लो कि एक बंद लूप है, इसमें एक दो गो प्रतिरोध लगा हुआ है। तो मान लो कि इस बैटरी का विभवांतर अगर V है या E है, और इसका
जो धारा है ये इसका प्रतिरोध है R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो I हो रहा है। अब देखो इसमें तीन गो चीजें दिख रहा है, एक यहाँ पर बैटरी दिख रहा है, बैटरी का विभवांतर होगा, एक पहला प्रतिरोध दिख रहा है, इसका एक कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा, ये R2 जो होगा इसका कुछ विभवांतर होगा। तो ये कहता है कुल विभवांतर का मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, कुल विभवांतर का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर विभवांतर को कैसे लिखा जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखें। अगर लो से हाई पे जाएंगे विभव, अगर लो विभव से हाई विभव की ओर जाते हैं तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, जो हाई से लो पे जाएंगे तो उसको निगेटिव लेंगे, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर ऐसे लूप में घूमते हैं, इसमें ऐसे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, लो से हाई जा रहे हैं, यहाँ पे क्या लो होता है, यहाँ पे हाई होता है, तो इसको पॉजिटिव में लेंगे तो इसको एप्सिलॉन से दिखा रही है, ई से दिखाया जाता है प्लस। अब यहाँ पे आते हैं तो देखो जब यहाँ से यहाँ धारा पार करता है ना, तो धारा का मान यहाँ पे क्या होता है, घटता है। धारा का मान इससे क्या हो जाता है, धारा का मान बोल सकते हैं, धारा ये धारा को रोकने का काम करता है। तो इधर वाला होता है उच्च विभव, इधर होता है निम्न विभव। तो उच्च विभव से यहाँ पे निम्न विभव में जा रहे हैं, इसलिए माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। इसका विभव कितना होगा, आई इंटू R1 लिखा है, इसलिए कि इसका जो विभवांतर होगा ये आई इंटू क्या होगा, R1 होगा ओम के नियम से। और इसका विभवांतर तो ये भी उच्च से क्या हो रहा है, निम्न की ओर जा रहा है, तो ये भी माइनस में लिखाएगा, आई इंटू R2 लिखाएगा। कुल विभवांतर का मान यहाँ पर क्या जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का सेकंड नियम हम लोग कहते हैं। और ये किस पे आधारित होता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। तो अगर इसको हम लोग बताना चाहेंगे तो ये किस पर आधारित होता है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण को फॉलो करता है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। तो ऊर्जा का संरक्षण बोल सकते हैं। ये किसका संरक्षण करता है, तो ऊर्जा का संरक्षण पे आधारित होता है। मतलब इसमें कुल ऊर्जा का मान जो होता है उसका क्षति नहीं होता है, जितना ऊर्जा शुरू में रहता है उतना ही बाद में रहता है। इसमें कुल आवेश का मान क्या रहता है, समान ही रहता है, कुल आवेश में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इसको आवेश का संरक्षण कहते हैं, इसको ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। तो इसमें पूछा है द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कौन है, तो ये द्वितीय नियम है, तो ये किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर ये पहला नियम आएगा तो किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। अब हो सकता है कि अगला बार क्या पूछ दे कि पहला नियम किससे संबंधित है, तो आवेश संरक्षण से संबंधित है, ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता होता है या चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट बोले उसका मात्रक क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक क्या होता है बताना है। मात्रक कोई सोचे कि रट के आंसर दे दे, तो यहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। तो वो क्या किया है, पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर रट के नहीं दे सकते। इसमें ये नहीं पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र का कौन तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है ये इसमें नहीं पूछ के, इसमें बहुत सारे मात्रक पूछे हैं, कौन नहीं है, मतलब 3 गो इसमें से ऐसा है जो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है। तो अभी तो हम लोग जो नॉर्मल याद करते हैं, अगर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता बोलिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम लोग याद किए हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम लोग टेस्ला याद किए, क्या होता है टेस्ला। टेस्ला को हम लोग किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। अब देखो दूसरा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो जब वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो बेसिकली होता क्या है, अगर वेबर हम लोग लिखते हैं तो वेबर किसका मात्रक होता है, तो फ्लक्स का होता है। किसका होता है, फ्लक्स का होता है। तो वेबर जो मात्रक होता है वो किसका होता है, फ्लक्स का होता है। बस यही चीजें ध्यान में यहाँ पे रखना था। तो वेबर जो मात्रक होता है किसका होता है, फ्लक्स का होता है। और जब वेबर फ्लक्स का होता है तो एक रिलेशन होता है, फ्लक्स बराबर बी इंटू ए होता है। क्या होता है, बी इंटू ए होता है। फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है। अब इसका जब वेबर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। हमको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना है और यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या निकल के आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और निकल के आया वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बल के रूप में दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो एक बल का भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र के रूप में क्यू वी बी। क्या पढ़ते हैं? क्यू वी बी। बल का मात्रक हमको पता है कि न्यूटन होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, तो क्यू है तो क्यू का मात्रक कूलॉम होता है, क्यू का मात्रक कूलॉम होता है और सी से दर्शाते हैं। यहाँ इसको ये वेग होता है तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। बी हमको निकालना है तो ऐसे हम देते हैं। अब देखा जाए तो क्यू बाई सी कूलॉम पर सेकेंड एक और किसी का मात्रक होता है, तो बताया जाता है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम पर सेकेंड होता है। क्या होता है? तो एक कूलॉम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एम्पियर मीटर इंटू बी हो गया। हमको बी का मान निकालना है तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से एक और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकल के आ गया न्यूटन के रूप में, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर तीन तीन मात्रक हम निकाल के रख दिए। जब हमको फार्मूला जानकारी था तभी जाकर हम मात्रक बता पाए। अब ऑब्वियस है कि न्यूटन एम्पियर का स्क्वायर दिया है, तो यही ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। और जो इनकरेक्ट है वही क्वेश्चन क्या होने वाला है? यहाँ पे सही होने वाला है। इसलिए पूछा है कौन? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बात समझ में आया? तो मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ कुछ चीजें ऐसा पूछ दिया है, घुमा घुमा के पूछा है, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर क्या करे? गलती करे। गलती करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर करके पूछ दिया है। ये बेसिकली पूछा क्या है? तो ये बेसिकली पूछा है किसका मान? तो लाइट के स्पीड, लाइट के जो प्रकाश होता है तो प्रकाश की चाल पूछा हुआ है। इसलिए कि ये जो दिया हुआ है ना, तो इसका हम एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, सी बराबर 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका एक फार्मूला पढ़े, सी बराबर 1/, इसी को लिखने का तरीका अलग कर दिया है। ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर इसको ऊपर में लिखते हैं इसका पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1/2 लिख सकते हैं। अब हमको सी का मान पता है कि प्रकाश के चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ ये रटा हुआ है पहले से। 3 × 10⁸ ये मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अगर फॉर्मूला याद भी है तो घबरा कर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन डी। यहाँ ध्यान भी नहीं देंगे, यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया है, मीटर नहीं लिखा हुआ है। और इसी तरह से क्या हो जाता है? ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। अब देखा जाए हमको और ऑप्शन किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा? ये मीटर ऊपर में है तो ऊपर में इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब 100 से गुना करने का मतलब क्या है कि इसको 10⁻2 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10⁻2 यहाँ पर 10⁸8 है, तब पावर क्या होगा? दोनों का जुड़ेगा तो 10 के पावर कितना है? 10 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस तरह से सेंटीमीटर में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है। इस तरह से ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देख कर टिक करे, अदरवाइज फ्री में क्या हो जाएगा? नंबर चला जाएगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन अच्छा था, उसमें ये नहीं पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, वो उल्टा कर दिया था। इसमें किसमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, 3 को ऑप्शन में दे दिया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो ये सब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का कुछ था। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हम याद भी कराए थे कि यहाँ पर म्यू नॉट क्या होता है? तो चुंबकशीलता होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो विद्युतशीलता होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे और इसका मान भी याद रखना है सभी को कितना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है
23 नंबर। अब यहाँ पे एक चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल B के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है v वेग से चलता है। तो इलेक्ट्रॉन को लगने वाला जो बल होगा उस बल का मान क्या होगा। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में लाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट था कि अगर यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, मान लो कि इस दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दर्शाया जा रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है। अगर इसमें किसी भी Q आवेश को इसमें किसी भी एक Q आवेश को v वेग से कितना v वेग से एक Q आवेश को फेंकते हैं, एक Q आवेश को v वेग से फेंकते हैं, जो कि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसका जो कोण एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो बताया गया था कि इस Q पर जो लगने वाला बल होता है, इस Q पर जो लगने वाला बल होता है, जिसको FB भी लिखते हैं हम लोग, किसी चुंबकीय बल होता है, ये Fm लिखा जाता है, मैग्नेटिक बल होता है तो इसको Fm लिखा जाता है। ये जो Fm होता है, इस पर जो लगने वाला बल होता है, अगर सदिश रूप में देखा जाए तो होता है Q इंटू V क्रॉस B। क्या होता है? Q इंटू V क्रॉस B होता है। इसको ऐसे लिखे, या परिमाण के रूप में लिखना चाहते हैं तो परिमाण के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ परिमाण लिखे, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लिखे तो Q V का VB क्या लिखाएगा? साइन थीटा, VB साइन थीटा। इसलिए क्रॉस का मतलब ही होता है दो सदिश का क्रॉस में क्या आता है? साइन थीटा आता है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो बोला है चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है ना, उसी के समांतर दिशा में, क्या बोला है? उसी के समांतर दिशा में इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक आवेश है ना, जिसका आवेश कितना E है। इलेक्ट्रॉन को समांतर दिशा में फेंका जा रहा है। समांतर दिशा का मतलब क्या हो जाता है? जो थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो वेग है उसका दिशा और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या बोला है? मतलब जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उसी तरफ वेग का भी दिशा है। इसका मतलब ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों के बीच के एंगल जब 0 डिग्री हो जाएगा तो Fm का मान, Q का मान हो गया E, V को V ही लिखते हैं, और यहाँ पर QV, उसके बाद क्या है? B है तो B लिख दिए, और साइन यहाँ पर एंगल का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 सभी को पता है कि साइन 0 का मान 0 होता है, और किसी भी संख्या में 0 से गुना हो पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ से चुंबकीय जो बल का मान निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वही दोनों के बीच ये समांतर नहीं बोल के क्या बोल सकता था? लंबवत भी बोलता। और लंबवत बोलता तो यहाँ पर थीटा का मान 90 रखा था, तब इसका आंसर क्या जाता है? क्यू के जगह ई VB हो जाएगा। इसका चलिए साइन 90 1 हो जाता है, ई VB हो जाएगा। तब ये आंसर कौन सा हो जाता? ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पर समांतर बोल दिया है, जिसके कारण इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, बात भी समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया कि ये किस तरह से वर्क करता है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, किसी आवेश Q को V वेग से फेंकते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल होता है, जिसको हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं, उसका मान जो होता है Q इंटू V क्रॉस B होता है सदिश रूप में। ठीक, बिना सदिश का लिखना चाहते तो ये फार्मूला होता है। और ये जब हम लंबवत फेंकेंगे तो लंबवत के केस में क्या हो जाएगा? Q VB हो जाएगा, Q VB हो जाएगा। इसलिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। बात क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि समान दिशा में समान वेग से, देखो समान दिशा में समान वेग से क्या कर रहा है? मान लो कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसी दिशा में चल रहा है, इसी दिशा में क्या हो रहा है? चल रहा है। और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके समान ही दिशा में चल रहा है, और भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इस पर क्या हो रहा है? समान ही दिशा में चल रहा है। तो ये किरण पुंज के द्वारा आगे की ओर बढ़ रहा है। अब देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी आवेश युक्त, अगर कोई आवेश स्थिर है
तो उससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उससे क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। कोई आवेश अगर गतिमान है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई आवेश अगर गतिमान है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात समझ में आया? जब कोई आवेश स्थिर रहेगा तो उससे क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब कोई आवेश गति करने लगता है तो क्या उत्पन्न करता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये आगे की ओर बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जब ये चारों तरफ अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, हमको ये भी पता है एक चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है, तो ये किरण क्या होने लगता है? मुड़ने लगेगा, अपने पास से क्या होने लगेगा? भटकने लगेगा। इसलिए कि आसपास नहीं रहेगा, किरण क्या होने लगेगा? डाइवर्ज होने लगेगा। किरण क्या होने लगेगा? डाइवर्ज होने लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ये आमने सामने नहीं चलेगा, ये एक दूसरे को इस पर बल लगाने लगेगा, एक दूसरे को धक्का देने लगेगा। इसको बोलेंगे हम लोग क्या होने लगेगा? ये डाइवर्जिंग होने लगेगा, जिसको हिंदी में अपसारी के नाम से जानते हैं। ये अपसारी होने लगेगा। इस बात को याद में रखना है, जब भी समांतर किरण कुछ अगर इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हुए आगे जा रहा है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण वो एक दूसरे को धक्का देने लगेगा। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होता है जिसके कारण ये क्या होने लगेगा? एक दूसरे से दूर भागने लगेगा, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग के नाम से जानते हैं, अपसारी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी चुंबकीय क्षेत्र बी है, एक चुंबकीय आघूर्ण एम है। आघूर्ण वाले धारा का पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान बताना है। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि कोई चीज को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? बल आघूर्ण का नाम से जानते हैं। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद लूप को रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाता है, बल आघूर्ण लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कोई चीज क्या होने लगता है? रोटेट होने लगता है। एक चीज हम यहाँ पर समझना चाहते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है इसी दिशा में। इसी दिशा में यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। अब इस क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न है। अगर इसमें कोई एक बंद लूप को लाते हैं, अगर इसमें एक कोई बंद लूप को लाते हैं तो ये अपने पास से क्या होने लगेगा? बंद लूप आने का, तो यहाँ पर देखते हैं, एक लूप लाए, ठीक है, एक बंद लूप को यहाँ पर लेके आए। ठीक, एक यहाँ पे बंद लूप को लेकर जैसे ही आएंगे तो ये बंद लूप जैसे यहाँ पे आएगा और इसमें मान लेते हैं कि ये बंद लूप ऐसा है कि इसमें यहाँ से खुला रहेगा, यहाँ पे धारा प्रवाहित कराने के लिए इसमें धारा प्रवाहित करा दिए। क्या कर दिए? धारा प्रवाहित करा दिए। तो जैसे इस बंद लूप को इसमें लेके आएंगे, इसमें धारा प्रवाहित है तो इस पर क्या होने लगता है? टॉर्क लगने लगता है। इस पर टॉर्क लगने के कारण ये इसको क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है, जैसे फैन वगैरह वर्क करता है। फैन वगैरह कैसे काम करता है? तो उसके अंदर क्या होता है? वायर लिपटा हुआ रहता है, एक चुंबक रहता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है चुंबक लगाकर, और उसमें एक बंद क्वाइल लिपटा हुआ रहता है। और वही क्वाइल जो लिपटा हुआ रहता है उसके कारण यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो यहाँ से इस पर टॉर्क लगता है, जिसके कारण ये घूमता है, और उस टॉर्क का जो मान आता है तो उस टॉर्क का मान बताया जाता है आई ए बी साइन थीटा। ये थीटा जो एंगल होता है, ये जो लूप से लंबवत होता है उसके और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बी उत्पन्न किया गया। और ए जो होता है इस लूप का जो क्षेत्रफल होता है, इस लूप का क्षेत्रफल को ए कहते हैं। इसको हम लोग सदिश रूप में भी दर्शाया जाता है। सदिश रूप में अच्छे, इसमें अगर फेरों की संख्या एक है तो सिर्फ आई लिखा जाता है। अगर फेरों की संख्या कितना
ये जो लूप लिपटा गया है, अगर इसमें एक से ज़्यादा रहेगा, मान लो कि n रहेगा, तो इसको हम एन आई ए बी भी लिखा जाता है, एन आई ए बी साइन थीटा। इसको हम लोग, इसको यहाँ पर देखो, ए बी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को सदिश रूप में लिख सकते हैं, बी को भी सदिश रूप में लिख सकते हैं, इसको सदिश रूप में भी दर्शाया जाता है। और ये टॉर्क का जो सदिश रूप होता है एन आई ए क्रॉस बी लिखा जाता है, ए क्रॉस बी लिखा जाता है। और जो है एन आई ए बी है, इसी को एक और वेरिएबल से दर्शाते हैं एम से, तो इसको एम क्रॉस बी भी लिखा जाता है। इसी एम को बोला जाता है चुंबकीय आघूर्ण बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है। और इसी मैग्नेटिक मोमेंट का जो मान होता है वो एन आई ए के बराबर होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन होता है, वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है चुंबकीय आघूर्ण का। क्षेत्रफल का दिशा बताने के लिए बोले थे कि कोई भी सतह होता है, तो इस सतह के जब लंबवत कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वही उसके क्षेत्रफल के क्या कहलाता है, दिशा कहलाता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल का दिशा होता है वही क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का दिशा होता है। तो यही फॉर्मूला निकल के आता है टॉर्क का, एम क्रॉस बी होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।